गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में जो अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज, आज ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, त्रिभुजों के बारे में आप काफी छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं और आपने अनेक प्रकार के त्रिभुजों के बारे में वो कोणों के आधार पे, भुजाओं के आधार पे और त्रिभुज के अनेक गुणधर्म आपने जो है पहले पढ़ रखे हैं। देखिए, आप कक्षा 9th क्लास में जो है पढ़ते थे कि सर्वांगसम त्रिभुज, एक शब्द आता था हमारे पास सर्वांगसम। सर्वांगसम शब्द आपने यूज किया हुआ है। देखिए कि दो आकृतियां सर्वांगसम कब होती हैं? जब वो समान आकार की हो और समान अमाप की हो। ये समान जो है दो चीजें होनी चाहिए इसके लिए, एक तो समान आकार जिसको आप शेप कहते हैं और एक समान अमाप जिसको आप साइज कहते हैं। साइज। देखिए, दो आकृतियां सर्वांगसम कब होती हैं? जब वो समान आकार की हो और समान अमाप की हो। ये दोनों चीजें आकृतियों में हैं तो हम कहते हैं कि वो जो है आकृतियां सर्वांगसम हैं। और स्पेशली जो है हम त्रिभुजों के बारे में कक्षा 9 के अंदर पढ़ के आए हैं। अब इस अध्याय में हम ये पढ़ाएंगे आपको कि दो आकृतियां समान आकार की तो हैं, लेकिन समान अमाप की होनी कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसी आकृतियों के बारे में हम आपको जो है इस अध्याय में पढ़ाएंगे। और ऐसी आकृतियां जो समान आकार की हैं परंतु समान अमाप की होना कोई आवश्यक नहीं है, ऐसी आकृतियों को हम बोलते हैं समरूप आकृतियां। एक शब्द, एक नया जो है हमारे पास आ गया, समरूप। समरूप। समरूप में क्या होता है कि आकार, समान आकार जो है होना चाहिए और ये कोई जरूरी नहीं है कि वो समान अमाप की भी हो। समान अमाप की हो भी सकती हैं और हो सकता है वो समान अमाप की ना हो समरूप के अंदर। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि हम छोटे क्लासेस के अंदर जो है ये क्या पढ़ के आए हैं, इसके अंदर क्या करते हैं। और जो आपको हम ये समरूप का जो कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहते हैं यहाँ पे, ये समरूप ये हमारे रियल लाइफ में क्या काम आता है। जैसे हमारी दैनिक दिनचर्या है, इसमें हम इसका कहाँ यूज करते हैं, ये क्वेश्चन भी जो है रेज होता है साथ साथ कि हम इसको क्यों पढ़ाते हैं। देखिए कि मैंने आपको जो है छोटी क्लासेस में आपने सीखा है, मैंने भी बहुत बताया है बच्चों को, एक पाइथागोरस जो है प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए, पाइथागोरस गॉस प्रमेय ये समकोण त्रिभुज के ऊपर लागू होती है। तो अब हम कुछ ऐसी चीजों की चर्चा करेंगे आपके साथ कि जैसे मान लो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं, आपने देखे हैं, ऊंचे ऊंचे टावर होते हैं। जैसे इंडिया गेट है, काफी ऊंचा जो है, और जैसे माउंट एवरेस्ट है, एक चोटी आपने जो है, माउंटेन्स जो है बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, आपको पता है। और उसमें माउंट एवरेस्ट चोटियां होती हैं। या हम ये कहें कि जैसे मून का अर्थ से डिस्टेंस, या हाइट कह सकते हैं या डिस्टेंस कह सकते हैं मून का अर्थ से, और हम माउंटेन एवरेस्ट की हाइट मापना चाहते हैं। तो क्या आप ये गैस कर सकते हैं कि ये जो हाइट है, जो माउंटेन एवरेस्ट की हमें लिखी मिलती है बुक्स में कि इतने हजार जो है मीटर ऊंचाई पे है, और मून का अर्थ से डिस्टेंस जो है इतने किलोमीटर है, तो क्या आप ये गैस कर सकते हैं कि ये हाइट और डिस्टेंसेस जो है
क्या ये डायरेक्टली मेजरमेंट से निकाले गए? क्या डायरेक्टली मेजरमेंट से फीता लेके क्या मेजरमेंट ऐसी की है कि भाई आप जो है, जैसे आप जो है छोटे डिस्टेंस को मापते हैं जो टेप से या जो है फीता से मापते हैं, तो आप थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में। तो हम यहां पे देखते हैं कि ये जो हाइट एंड डिस्टेंसेस में बात कर रहा हूं, काफी लॉन्ग डिस्टेंस या लॉन्ग जो है हाईएस्ट जो हाइट है, बहुत ऊंची ऊंची जो हाइट्स हैं, वो हम डायरेक्ट मेजरमेंट से नहीं मापते। वो क्या है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स होती हैं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स। और ऐसे हाइट और डिस्टेंसेस को मापने के लिए हमारे जो नियम है वो समरूपता के सिद्धांत पर जो है आधारित है। वो क्या है, समरूपता के सिद्धांत पर आधारित है। जैसे सपोज करते हैं हम कि मेरे पास एक ये जो है बहुत ऊंचा टावर है, ये टावर है, ठीक है, और हम जो है इसकी हाइट जो है मापना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है कि भाई इसकी हाइट कितनी है मीटर्स के अंदर। तो हम यहां पे जो समरूपता या जो पाइथागोरस प्रमेय है, इसका जो है हम कहां यूज करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं कि हमने इस टावर के ऊपर जो है चढ़ने की जरूरत नहीं है। हम ग्राउंड के ऊपर जो है रह के इसकी एग्जैक्ट हाइट बता सकते हैं कि इसकी एग्जैक्ट हाइट कितनी है। अब हम आपको जो है 2-3 चैप्टर्स के अंदर ये पढ़ाएंगे कि इस तरह की हाइट्स जो है हम कैसे मापते हैं, क्या तरीका होता है। देखिए, मान लो सपोज करता हूं कि ये अर्थ है, ये अर्थ है, और यहां मैंने क्या है कि सपोज करता हूं मैं 5 मीटर मैंने जो है एक पोल लगा दिया, 5 मीटर का पोल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मीटर का या 3 मीटर का ले लो आप, उसे को नीचे लगाना चाहते हैं तो। और आप मुझे बताइए कि हम ये देख रहे हैं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट है, अर्थ है, ये अर्थ पे स्ट्रेट लाइन है, और यहां एक व्यक्ति खड़ा है, यहां इसकी टॉप पे देख रहा है। तो वो ये चाहता है कि यहां पे जो व्यक्ति है जो टॉप देख रहा है, वो इसके टॉप को देख के बिल्कुल इसकी हाइट को एक जो है दृष्टि रेखा में लेना चाहता है, दृष्टि रेखा में। तो इसकी हाइट और इसकी हाइट यदि हम दोनों को मिला दें, मिला सकते हैं, बड़ी दृष्टि रेखा है, यहां से देख सकते हैं, तो इसकी मूवमेंट आगे पीछे हो सकती है अर्थ के ऊपर, और ये जहां भी मिलेगी, ये मान लो यहां आ गया, तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो यहां पे जो मैन है, जो व्यक्ति है, ये आगे पीछे हो सकता है अर्थ के ऊपर। वो चाहता क्या है, जो पोल की हाइट है, पोल की हाइट और जो टावर का टॉप है, पॉइंट है, उस टावर का और पोल की जो है टॉप जो है वो एक ही जो है साइड के अंदर ये बिल्कुल स्ट्रेट देखेगा वो, और यहां से देख रहा है, और वहां से यहां टॉप के ऊपर, और उस पॉइंट का टॉप बिल्कुल जो है दृष्टि रेखा, जिसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं, लाइन ऑफ साइट, एक ही दृष्टि रेखा में, सीधी रेखा में। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़े इजी ढंग से जो है कर सकते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल अर्थ के ऊपर ये लें, आप हो सकता है 2 फीट 3 फुट या 1 मीटर ऊपर ले लें, जहां से हमारी जो है बड़े आराम से हम जो है लाइन ऑफ साइट बना सकते हैं, उस हाइट के ऊपर ले सकते हैं। ये हो सकता है अर्थ से जो है आप 1 मीटर 1.5 मीटर ऊंचा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अब इसके अंदर क्या है कि यहां से लेके और यहां तक हम जो है मेजरमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली। मेजरमेंट जो है फीता से हम मेजरमेंट कर सकते हैं बड़े आराम से कि यहां पे और यहां जो हाइट जो इसका बेस है, बॉटम है टावर का, तो टावर का बॉटम और जहां पे व्यक्ति खड़ा है देख रहा है ऊपर, उसका बिल्कुल आराम से जो है मेजरमेंट कर सकते हैं। और ये पोल की हाइट भी कुछ ज्यादा नहीं है, 5 मीटर है, 4 मीटर, जितना भी लेना चाहे आप ले सकते हैं, ये मेजरमेंट हो सकती है। तो ये हाइट हम जो है डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं, डिस्टेंस डायरेक्ट। मान लो सपोज करता हूं ये 20 मीटर है, 20 मीटर है, और ये जो है यहां से यहां तक जो है मैं सपोज कर लेता हूं कि 8 मीटर है, क्योंकि ये अर्थ के ऊपर है, ये जो लाइन है ये अर्थ के ऊपर है, और ये हम इजीली मेजरमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे को इजीली मेजरमेंट कर सकते हैं।
और ये जो पोल है, ये भी छोटा पोल लिया हमने, इसकी भी हम मेजरमेंट आराम से कर सकते हैं। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। देखिए ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप यहां पाइथागोरस कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल से। और आप पाइथागोरस के बजाय जो हमारे पास समरूपता का नियम है, आकृतियों में समरूपता का जो सिद्धांत है, जो आपको इस चैप्टर में हम सिखाएंगे, कि उससे आप जो है इसकी टावर की हाइट जो है मेजरमेंट कर सकते हैं। एच मीटर सपोज कर लेंगे और वी फाइंड जो है वैल्यू ऑफ एच इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इनडायरेक्ट वे से, इनडायरेक्ट मेजरमेंट से हम कर सकते हैं और हमने टावर के ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही हम मून की हाइट जो है अर्थ से निकाल सकते हैं। ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि मून से अर्थ के ऊपर परपेंडिकुलर और वो जो है डिस्टेंस हम जो है करके तो वो निकाल सकते हैं। ऐसे आपकी एक्सरसाइज के अंदर जैसे 7th एग्जांपल है इसी चैप्टर के अंदर, और एक्सरसाइज 6.3 का 15 क्वेश्चन है, आप पढ़ के देख सकते हैं। तो वो इसी चीज की है, टावर की हाइट निकालनी है, इस तरह की चीजें हैं। और जो अगला हमारा चैप्टर 8 और 9 है, जो ट्रिग्नोमेट्री हम बोलते हैं, वहां हम स्टडी इसकी करते हैं कि हम बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की जो है हाइट जो है, या एक हम पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ रहा है हमारा काफी ऊंचा, उस पतंग की हाइट निकाल सकते हैं बगैर जो है एक्चुअल मेजरमेंट की। हम क्या है इनडायरेक्टली मेजरमेंट करते हैं और मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। तो यहां पे ये जो समरूप जो चीजें सिखा रहे हैं आपको, जिसका समान आकार होता है, शेप समान होने जरूरी, आकार समान होता है लेकिन साइज छोटा बड़ा हो सकता है, तो उसको इस तरह की चीजें हम आपको इस चैप्टर के अंदर सिखाएंगे। ये हमारा पर्पस है। देखिए अब मैं आगे कुछ जो है आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि सबसे पहले समरूप आकृतियां होती कैसी हैं। देखो सर्वांगसम के बारे में तो बिल्कुल एग्जैक्ट है कि भाई समान आकार हो और समान आमाप हो। आमाप होता है मेजरमेंट समान हो। ये हम 9th क्लास में त्रिभुजों के बारे में या भिन्न भिन्न प्रकार की बहुभुजों के बारे में ये आपको आइडिया दे चुके हैं हम आपको सर्वांगसमता का। और अब आप जो है समरूप के बारे में आप इसके अंदर पढ़ रहे हैं कि समरूप आकृतियां क्या होती हैं। जैसे यहां एक बार देखो, यदि मैं 2 वृत्त बनाता हूं, समान त्रिज्या के वृत्त है, बिल्कुल समान एक समान त्रिज्या, ये मान लो सपोज करता हूं कि 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो आपने पढ़ा है कि समान त्रिज्या वाले, बराबर त्रिज्या वाले वृत्त जो होते हैं वो सर्वांगसम होते हैं। वो क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। अब मैं एक छोटा वृत्त बनाता हूं, ये मान लो सपोज करता हूं 2 सेंटीमीटर का है और ये 1 सेंटीमीटर का, ये 1 सेंटीमीटर। तो जितने भी वृत्त होंगे छोटे बड़े अलग अलग त्रिज्या के, वो सारे आपस में समरूप होते हैं। समरूप, उनका रूप समान होता है, सभी वृत्तों का रूप समान होता है क्योंकि वो समान आकार के होते हैं। लेकिन यदि समान त्रिज्या भी है तो इसका तो साइज भी बराबर हो गया, साइज बराबर हो गया तो उनको समरूप कहते हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी सर्वांगसम आकृतियां होती हैं, सारी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु सारी समरूप आकृतियां, 2 समरूप आकृतियां हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सर्वांगसम भी हो, वो जरूरी नहीं है कि वो सर्वांगसम भी हो। तो ये तो चीज आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि 2 आकृतियां सर्वांगसम हैं तो वो समरूप भी होंगी, वो 100% समरूप भी होंगी। लेकिन 2 आकृतियां समरूप हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सर्वांगसम भी हो भी सकती हैं, हो सकता सर्वांगसम ना भी हो। दोनों बातें एक तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा और जैसे वर्गों के बारे में बताता हूं कि जितने भी वर्ग होते हैं ना, वर्ग वो सारे समरूप होते हैं। ये सारे वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। छोटा वर्ग बनाए तो इसके अंदर सारे वर्ग समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज जो होती है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, जितने भी समबाहु त्रिभुज होती हैं, समबाहु जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं,
सारी समबाहु त्रिभुज समरूप होती हैं, सारी समबाहु त्रिभुज समरूप होती हैं। देखिए थोड़ा सा आपको और मैं आपको इसको क्लियर करना चाहूंगा। जैसे मेरे पास जो है ये देखिए दो आकृतियां हैं, ये A4 पेज है, दोनों A4। आप बिल्कुल दोनों तरह से देख लें, आप इनकी लंबाई चौड़ाई देखने में और दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। तो ये एक जैसे हैं, तो इनको आपस में एक दूसरे के ऊपर रखेंगे हम, तो ये अपने आप एक दूसरे को बिल्कुल सुप्रीम पोज जो है, सुपर पोजिशन का मीन होता है अध्यारोपण करना। आप एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये पूरा पूरा ढक लेगा, एक दूसरे का ऊपर पूरा पूरा ढक लेगा, बिल्कुल लेंथ और ब्रेथ जो है बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर है। तो ये जो आकृतियां हैं जो है, जिनको आप आयत की शेप की दिखाई दे रही हैं आपको, आयत की शेप की, तो ये दोनों आकृतियां जो है सर्वांग सम है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट ये देखने में ये जो है समान आकार की हैं और समान जो है आमाप की हैं, समान आकार और समान आमाप की हैं, तो ये सर्वांग सम आकृति हैं। और जो सर्वांग सम आकृतियां वो समरूप भी होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया। और मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे सपोज करता हूं मैं कि मैं दो फोटो लेता हूं, देखिए आप यदि ध्यान से देखिए इन दोनों फोटो को, ये एक ही नेगेटिव द्वारा बनाए गए दो फोटो हैं, लेकिन दोनों का साइज भी सेम है, दोनों का क्या है, साइज भी सेम है, और एक ही नेगेटिव द्वारा बनाए गए हैं। तो एक ही नेगेटिव द्वारा और बिल्कुल सेम साइज है, तो दोनों का में क्या है कि इनका समान आकार है और समान जो है अमाप है, समान आकार और समान अमाप है। तो ये दोनों फोटो जो है, वो दोनों जो चित्र लगाए, फोटो लगाए आप, तो ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है। और ये दोनों सर्वांग सम है, तो इनको समरूप भी आप बोल सकते हैं, समरूप भी है। अब और आप एग्जाम्पल देखिए जो है, जैसे यहां पे हम देख सकते हैं कि ये मैं दो फोटो ले रहा हूं, ध्यान से देखिए आप, ये दो फोटो है, या मैं इसकी बजाय ये फोटो ले लेता हूं, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। ये दो फोटो हैं, ये एक ही मैडम के हैं, दोनों फोटो आप देख सकते हैं, एक ही साइज के हैं, पासपोर्ट साइज है फोटो, एक ही साइज है और एक ही मैडम के हैं। लेकिन इनमें बात यह है कि ये सेम नेगेटिव से नहीं बनाए हुए। आप देख सकते हैं कि सेम नेगेटिव से फोटो नहीं बने हुए, और सेम नेगेटिव से फोटो नहीं बने हुए तो उसको हम समान आकार के नहीं बोल सकते। देखिए जैसे मान लो मैं एक तो आज फोटो जो है उतरवाता हूं और एक दो दिन बाद जो है फोटो जो है बनवाता हूं अलग अलग नेगेटिव से, तो वो हम क्या कहेंगे, वो सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम का मीनिंग क्या है कि हर तरह से सर्वांग सम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें सेम व्यक्ति है, सेम व्यक्ति नहीं है, उसके जो कपड़े भी, उसका जो चेहरा बिल्कुल एज इट इज कॉपी सेम। तो इसका मीनिंग क्या है, सेम नेगेटिव से हम फोटो बनवाते हैं तो वो जो है छोटे बड़े फोटो यदि वो सेम साइज के बनवा लिए आपने तो वो सर्वांग सम कहलाएंगे। और यदि वो डिफरेंट साइज के बनवा लिए, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये फोटो है, आप ध्यान से देखो, अब मैं ये दो फोटो है, आप इसको आप बिल्कुल ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये तो पासपोर्ट साइज फोटो है और ये टिकट साइज फोटो है, लेकिन एक ही नेगेटिव से बने हुए हैं। आप देख सकते हैं क्लियर कि एक ही नेगेटिव से बने हुए हैं, तो एक ही नेगेटिव से बने हुए हैं, एक बड़ा फोटो एक छोटा फोटो है, तो ये जो है समरूप कहलाएंगे। सर्वांग सम क्यों नहीं है, क्योंकि ये समान अमाप के नहीं है, समान साइज के नहीं है, लेकिन इनका जो है बिल्कुल जो है ऊपर समान आकार जो है सेम है, क्योंकि एक ही नेगेटिव से बनाए हुए हैं। आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, तो एक टिकट साइज फोटो है, स्टैम्प साइज फोटो है और एक पासपोर्ट साइज फोटो है, एक ही नेगेटिव से बनाए हुए हैं, तो इनको हम बोलेंगे कि समरूप है, ये सर्वांग सम नहीं है। तो ये आपकी बुक में यदि आप ध्यान से देखो कि ताजमहल की फोटो दी हुई है, आप अपनी बुक में ध्यान से देखोगे तो ताजमहल की पहले बड़ी फोटो है, फिर छोटी फोटो है, फिर उससे छोटी फोटो है। तो आप देख सकते हैं कि साइज में वो बराबर नहीं है, साइज में बराबर नहीं है तो ये बड़ा कट हो गया, लेकिन तीनों में है ताजमहल, तीनों में ताजमहल है और एक ही नेगेटिव से बना हुआ है। आप एक बार देख के देखना कि ऐसे नहीं है कि बिल्कुल कलर भी सेम लग रहा उनका, तो इसलिए जो है वो समान आकार का माना जाएंगे। तो वहां पे वो ताजमहल की जो तीन फोटो हैं वो आपस में समरूप है, आपस में
समरूप। अब देखिए दो डाइस है, आप देख सकते हैं कि दो डाइस हैं, एक जो है ये रेड डाई है, एक ब्लू डाई है, जो आप क्लियर देख सकते हैं। तो ये मान लो इनके साइज की बात करें, साइज बराबर है, साइज क्या है, बराबर, लेकिन ये समान आकार की नहीं है, कलर में डिफरेंट है। कलर में क्या है, डिफरेंस है, और कलर में डिफरेंस है तो ये दोनों जो है वो सर्वांग सम नहीं होगी, और सर्वांग सम ये समरूप भी नहीं होगी। समरूप में क्या है कि समान आकार होना चाहिए, समान, यदि इन दोनों का कलर सेम होता, साइज सेम होता, साइज तो सेम है ही, कलर सेम होता इनका, तो हम कहते कि ये क्या है, सर्वांग सम भी है और समरूप भी है। लेकिन ये समान आकार की नहीं है, समान आकार की नहीं है, तो हम कहेंगे कि दोनों डाइस जो है सर्वांग सम भी नहीं है और ये समरूप भी नहीं है। तो क्यों, क्योंकि इनका कलर क्या है, डिफरेंट है। तो ये आपने थोड़ा सा सोचना है, करना है, ऐसे हम करते हैं। अब मैं बात कर रहा था आपसे कि जैसे ताजमहल की हमारे बुक्स में 3 फोटो दी हुई है, तो आप वैसे अपने घर के अंदर भी आपने देखा है कि जब हम मान लो कोई हाउस या घर बनाते हैं तो पहले उसका हम जो है आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और उसका जो ब्लूप्रिंट है या उसका मैप कह सकते हैं आप, मैप बनाते हैं पहले। तो आपने 3D फिगर में देखा हो कि जो है आर्किटेक्ट जो है 3D फिगर में आपको बता देता है कि आपका घर देखने में ऐसा लगेगा, लेकिन वो तो बिल्कुल छोटा सा पेज के ऊपर ही होता है जो है। लेकिन वो क्या है कि छोटा होता है, वो एक स्केल है, एक स्केल फैक्टर होता है। स्केल फैक्टर से आप कोई भी इंडिया का मैप है, वर्ल्ड का मैप है, या आप अपने घर का जो है मैप बनवाते हैं, नक्शा बनवाते हैं पहले, तो वो देखने में हमारा A4 कागज के ऊपर काफी छोटा होता है। तो उसी स्केल को यदि आप इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो वो कितने बड़ा घर बना सकते हैं आप, 1000 गज में, 500 गज में, 200 गज में। तो जब बनने के बाद में आपको बहुत बड़ा लगता है वो। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो मैप के ऊपर स्केल होता है और जो एक्चुअल में ग्राउंड लेवल के ऊपर स्केल होता है, वो स्केल ही डिफरेंट जो है इंक्रीज करना होता है। तो जैसे आप स्केल इंक्रीज करोगे तो वो हर चीज में बढ़ोतरी करेगा, वो लेंथ में, ब्रेथ में, हाइट में। ऐसे नहीं है कि मान लो जिस रेशो से लेंथ बढ़ेगी, उसी रेशो से ब्रेथ बढ़ेगी, उसी रेशो से हाइट बढ़ेगी, तो उसका सेम जो है स्केल काम करता है। ऐसे नहीं है कि आपने लेंथ किसी और रेशो से बढ़ा दी, ब्रेथ किसी और से बढ़ा दी, नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट जो है हर चीज की रेशो इंक्रीज जो होगी वो सेम रेशो से इंक्रीज होगी, प्रोपोर्शनल होगी, अनुपातिक होगी, समानुपातिक जो हम बोलते हैं, एक ही रेशो से इंक्रीज होगी। अब मैं कुछ और भी आपके साथ एग्जांपल डिस्कस करना चाहूंगा कि यहां पे हम जो आपको पढ़ाना चाहेंगे वो बहुभुजों के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। बहुभुजों के, ये आकृतियों के, फोटो के, डाइस के या A4 कागज के, ये तो मैंने एक आपको एग्जांपल दिया है कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, दो बहुभुज आपस में समरूप कब होंगे? देखिए, दो बहुभुज आपस में समरूप कब होंगे? जब उनके कोण कोणों के बराबर हो, सारे कोणों के बराबर हो, और भुजाएं आपस में अनुपातिक हो। भुजाएं आपस में अनुपातिक हो तो उनको हम बोलेंगे बहुभुज जो है समरूप है। बहुभुज क्या है? समरूप। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं मान लो एक स्क्वायर लेता हूं, एक स्क्वायर ये है, इसकी साइड मान लो 2.2 है, और एक स्क्वायर मैंने ये ले लिया, इसका मान लो इसकी 3.3 है, तो इसमें हर 2.2 है। तो ये दो हमारे पास अलग अलग बहुभुज हैं, वर्ग हैं। ये प्रत्येक कोण 90 का है। वर्ग में आपको पता है प्रत्येक कोण 90 का होता है, 90 डिग्री का। अब आप देख सकते हैं कि मैं ये बता रहा था कि यह भुजा कितनी इंक्रीज होगी, 1.1, ये भी 1.1, ये भी 1.1, ये भी 1.1। तो सारी भुजाएं सेम जो है रेशो में इंक्रीज हुई है, सेम रेशो में। जो इसकी भुजा है इसमें 1.1 ऐड कर दें हम तो ये आ जाता है। चारों भुजाएं सेम रेशो में जो है इंक्रीज हुई हैं।
तो सेम रेशियो में इंक्रीज होती हैं, डिक्रीज होती हैं, तो उन बहुभुजों को हम बोलते हैं ये आपस में समरूप बहुभुज है। तो दो बहुभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके कोणों के बराबर हो, आपस में सारे कोण बराबर हो, और भुजाएं जो है वो अनुपातिक हो। भुजाएं क्या हो? अनुपातिक हो, समान अनुपात में जो है बराबर हो। ये आपको बताया है इसमें मैंने। और मैं कुछ जो है आगे कंटिन्यू करता हूं। जैसे दो वर्ग है, मान लो सपोज करता हूं ये वर्ग है 2 2 2 2, और ये हमारे पास एक समचतुर्भुज है, ये मान लो सपोज 3 3 3। अब हम ये देखें कि क्या वर्ग ये समचतुर्भुज के समरूप होगा। तो आपको मैंने क्या बताया है, एक तो कोणों के बराबर हो और भुजाएं जो है वो समान अनुपात में हो, समानुपाती हो। तो यहां पे आप देखो जो समान आकार है, सेम शेप नहीं है, ये वर्ग है, ये समचतुर्भुज है, सेम शेप नहीं है, तो ये क्या है? समरूप नहीं होंगे। यहां पे आपने दोनों चीज देखनी है। देखिए यहां पे समान आकार जो है होना चाहिए, समान आकार, और समान आकार में आपने देखना है कि ये अलग अलग आकार के हैं। ये वर्ग है, ये क्या है? समचतुर्भुज है। तो इस तरह के ना कोण बराबर, इसकी कोण 90 के, इसे कोण 90 की कोई जरूरी नहीं है, इसके 90 के दिखाई हमारे को नहीं देते। ये आकृतियां जो है समरूप नहीं। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि जैसे एक वर्ग है और एक जो है त्रिभुज है, एक वर्ग है और एक त्रिभुज है, तो वर्ग और त्रिभुज आपस में समरूप नहीं हो सकते, क्योंकि ये अलग अलग चीजें हैं। वर्ग 4 भुजाओं क्या करती है, त्रिभुज 3 भुजाओं क्या करती है। तो ये समान आकार की नहीं है, समान आकार की नहीं है, तो इनको हम जो है समरूप ये नहीं हो सकते। तो इस तरह की चीजें हम जो है इसके अंदर करते हैं, और हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसको कि कुछ मैं एक्सरसाइज के एक बार क्वेश्चंस आपको बताता हूं, फर्स्ट एक्सरसाइज के, कि हम कैसे इसको करेंगे। जैसे एक्सरसाइज 6.1 में मैं पढ़ देता हूं, जो मैंने आपको बताई हैं कुछ चीजें, उसका कुछ और आपको डिटेल मिल जाएगी। कि आपको कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे, खालिस्तान दे रखे हैं। सभी वृत्त डैश होते हैं सर्वांगसम या समरूप। सभी वृत्त जो है वो समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। छोटे बड़े समान आकार के सारे समरूप में आते हैं। सभी वर्ग डैश होते हैं, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, और सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। समद्विबाहु और समबाहु। समबाहु में तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, और भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। कोण तो बराबर हो, लेकिन संगत भुजाएं समानुपाती हो। समानुपाती का मीनिंग होता है समान अनुपात में हो। ये आपको बताएंगे आगे जैसे जैसे करेंगे समानुपात में। और आगे हमारे पास 2 नंबर में क्या कहता है कि निम्नलिखित युग्म में से 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। अब समरूप आकृतियां के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दे रहे हैं आपको। समरूप आकृतियों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण में आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप ये वृत्तों के बारे में कह सकें कि सभी वृत्त जो है समरूप होते हैं। आप सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो इस तरह के आप जो है उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन ये आपने सोचना है कि भाई हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको। मैंने वृत्त लिया और जो है वर्ग, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये समरूप होंगे। ये बात ध्यान रखना। यदि कोई ये कहता है कि सभी आयत समरूप होते हैं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आयत के अंदर तो लंबाई चौड़ाई है, तो लंबाई चौड़ाई में यदि वो सेम रेशियो में इंक्रीज होती हैं तो हम कहते हैं कि ये समरूप। अदरवाइज जो है सभी आयत समरूप नहीं हो सकती। और तीसरा जो है इसमें कहता है कि आगे ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। जैसे एक मैंने एग्जाम्पल लिया, एक वर्ग है और एक समचतुर्भुज है, ये समरूप नहीं है। और भी ले सकते हैं आप, जैसे एक वृत्त ले लिया और एक समबाहु त्रिभुज ले लिया, ये 2 आकृतियां हैं, ये आपस में समरूप नहीं है।
तो इस तरह के बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जो समरूप नहीं होते। और लास्ट तीसरा क्वेश्चन ये है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि पहले वाला तो है वही एग्जाम्पल जो मैंने लिया है, पहले वाला तो है समचतुर्भुज और दूसरा वर्ग। तो समचतुर्भुज और वर्ग जो है वो समान आकार के नहीं है, समान आकार के नहीं है तो ये समरूप नहीं है, ऐसे आपने देना है। तो इसको थोड़ा डिटेल में आप और पढ़ लेना। थैंक यू वेरी मच।